फॉस्फीन का स्ट्रक्चर याद है? Our next topic for today, that is CH3 phosphine. It is known as hydride of phosphorus. Known as hydride of phosphorus. Structure अगर हम इसका देखें, hybridization is again sp3 hybridization with one lone pair of electrons H, और structure क्या है? pyramidal. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉस्फीन इज बेसिक इन नेचर, ऑल्दो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो अमोनिया से कम है, राइट? सो इसको जब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने बाकी सारे कंपाउंड्स पढ़े, रिएक्शंस पहले, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन. प्रिपरेशन जब हम फॉस्फीन की करते हैं, इट इज डन बाय ड्रॉपिंग वाटर ओवर फॉस्फाइड्स. जैसे सोडियम फॉस्फाइड ले लिया, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है? लेबोरेटरी में हम जो प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स है ना? ओके. लेबोरेटरी में जो प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज डन बाय द disproportionation reaction of phosphorus. ये वाली रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी करी है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं? फॉस्फोरस को रिएक्ट करते हैं विद P4 NaOH in presence of water. जब फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, इट इज गोइंग टू गिव अस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन. दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन. बैलेंस करो रिएक्शन को, ठीक है? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आपने देखा कि ये रिएक्शन 2 बार आ चुकी है, सो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है इसी वाले रिएक्शन पे, वो 2 तरह से आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गिव द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड रिएक्शन इज हाउ डू वी प्रिपेयर फॉस्फीन बाय द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस. तो एक ही उसको 2 तरह से फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है? सो ये वाली रिएक्शन के ऊपर स्टार लगाएंगे हम, बिकॉज द रिएक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन. प्रॉपर्टीज जब हम लोग फॉस्फीन की करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन इज दैट इट इज अ कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल. Rotten colorless gas with a rotten fish smell. Number 2, it is very very poisonous in nature. ठीक है? It is highly poisonous in nature. Then third is it is heavier than air. It is heavier than air. And is only slightly soluble in water. अमोनिया के बारे में हमने पढ़ा था कि it is highly soluble in water because of hydrogen bonding. But phosphine जो है that is slightly soluble in water. ज्यादा solubility इसकी water में नहीं है. ठीक है? और हमने ये भी पढ़ा था कि down the group जब हम जाते हैं तो solubility decrease होती रहती है. ओके? अमोनिया की solubility सबसे ज्यादा है because of what? Because of formation of hydrogen bonds. ठीक है? फिर next chemical properties देखो इसकी. Action towards litmus क्या होगा? Basic है. It will turn red litmus blue. So first, because of its basic nature, it turns
रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज कंबसिबिलिटी। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू गिव अस एन एसिड व्हिच इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फॉस्फीन जो है वो इजीली डीकम्पोज होता है इनटू फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। Phosphine gets decomposed into phosphorus and hydrogen। ठीक है, ये इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी एक रिएक्शन जो हम एनालिसिस में यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। डिफरेंट मेटल्स के साथ ये डिफरेंट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर के साथ करें तो ये हमें ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट देता है ऑफ कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2 क्यूपरिक फॉस्फाइड। इन फैक्ट इट इज अ ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट। इसको बैलेंस करो इक्वेशन को। ठीक है, सो दिस इज क्यूपरिक phosphide and it is a black color precipitate, right? उसी तरह से अगर मर्क्यूरी के साथ ये देगा, सॉरी सिल्वर के साथ अगर ये देता है तो वो भी ब्लैक कलर का ही प्रेसिपिटेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इसे रिएक्ट करते हैं टू गिव अस सिल्वर फॉस्फाइड Ag3P। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। दिस इज अ ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। मॉडर्न्स में बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए, तो हमको जो रिएक्शंस पी ब्लॉक के करने हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से करने हैं, मॉडर्न से रिएक्शंस नहीं करने, बिकॉज इतने रिएक्शंस की हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो जितने रिएक्शंस मैंने नोट्स में दिए हैं उससे 2-4 रिएक्शंस मैं इसमें ज्यादा करा रही हूँ। जितने नोट्स में रिएक्शंस हैं उतने आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस जो है इसकी, यूजफुल किस लिए फॉस्फीन होता है दैट यू हैव टू सी। इसमें 2 चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ फॉस्फीन, यूजेस जब फॉस्फीन की हम देखते हैं तो फर्स्ट जो यूज है दैट इज इट इज यूज्ड एज होल्म्स सिग्नल्स। होल्म्स सिग्नल्स क्या होते हैं कि जैसे शिप वगैरह होते हैं वो सी में ट्रैवल कर रहे हैं और अंडर द सी जो रॉक्स होते हैं वो उनको नजर नहीं आते। कैसे नजर आएंगे? अंडर द सी दे कैन नॉट सी। तो उस अंडर द सी दे कैन नॉट सी लाइन बन गया है ना। सो इसमें होम सिग्नल्स में वो बेसिकली करते क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, एक किसी भी कंटेनर के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर छोटा सा एक होल रखते हैं। ठीक है, अब वो जो कैल्शियम फॉस्फाइड उसके अंदर जब उसको सी के अंदर डालेंगे तो वाटर उसके अंदर एंटर करेगा। वो जो कैल्शियम फॉस्फाइड है उस वाटर के साथ रिएक्ट करके, हमने अभी रिएक्शन करी है, वो फॉस्फीन बना देता है। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में करिए ना कि वाटर को जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉस्फीन बना देता है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फीन है उसी तरह से हम लोग बेसिकली मिक्सचर लेते हैं होम सिग्नल्स में। एक हम लेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड और दूसरा हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड, राइट? कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। सो हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो ये कैल्शियम फॉस्फाइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस व्हाट? फॉस्फीन। और फॉस्फीन के साथ क्या दे रहा था वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
से ये कैल्शियम कार्बाइड भी जो है ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें एसिटिलीन देता है, ठीक है, एंड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब एक में फॉस्फीन बन गया है, एक में एसिटिलीन बन गया है। ये जो फॉस्फीन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ फ्लेम, और वो फ्लेम एसिटिलीन को बर्न करती है। जब वो एसिटिलीन को बर्न करेगी तो एक धुएं का क्लाउड जो है वो बन जाता है। वो धुएं का क्लाउड इज यूज्ड टू गिव सिग्नल्स। ठीक है, समझ आया क्या किया हमने? कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर मिक्सचर ले लिया कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का। जब हम इन दोनों का मिक्सचर उसके अंदर डालते हैं, उस कंटेनर में एक होल होना जरूरी है ताकि वाटर सी में से उसके अंदर जा सके। उसे सी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, एट अ वेरी डेप्थ में उसको डालेंगे। जब उसे अंदर डालते हैं वाटर अंदर चला जाएगा। वाटर क्या करेगा? सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्ट करके वो फॉस्फीन देता है। साइमल्टेनियसली वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वो एसिटिलीन देगा। ये जो फॉस्फीन है जो इसमें गैस बनी है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, बिकॉज दिस इज इनफ्लेमेबल, तो ये बर्न होती है, फ्लेम देती है। वो फ्लेम इस एसिटिलीन को बर्न करेगी और उसकी वजह से धुएं का एक क्लाउड बन जाता है, उसे हम होम सिग्नल्स बुलाते हैं। सो जनरली ये यूज होता है टू सी द रॉक्स एंड ऑल अंडर द सी। ठीक है, सेकेंड अगेन phosphine is used in smoke screens. Now you must have heard, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो प्रोटेस्ट होता है तो खूब मॉब हो जाता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर वो लोग हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया तो जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, कुछ वो बॉम्ब्स फेंकते, ग्रेनेड्स फेंकते जिससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो उस धुएं की क्या वजह होती है? उसमें बेसिकली क्या होता है, उसको हम स्मोक स्क्रीन्स बुलाते हैं। उसमें भी हम कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, या इसका बेटर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे वॉरफेयर हुआ, वॉरफेयर पता है ना, लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई जब होगी तो दुश्मन को पीछे रखने के लिए धुएं के बड़े बड़े से क्लाउड्स बनाए जाते हैं। स्क्रीन हम उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो गार्ड करेगा हमको दुश्मन से, तो इसलिए हम उसको स्मोक स्क्रीन बुलाते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम यही सेम ले रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम फॉस्फाइड हम लेते हैं, इस कैल्शियम फॉस्फाइड को हमने बोला कि वो जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? फॉस्फीन बना रहा है। द सेम रिएक्शन जो कि हमने फर्स्ट वाले इसमें करी है। अब ये जो फॉस्फीन बनता है ये बर्न करता है एयर में। फॉस्फीन burns in air to form P4O10. P4O10 is what? Phosphorus pentoxide. और ये phosphorus pentoxide जैसे ही एयर में बनेगा, it has a tendency to fume. फ्यूम कर जाता है, उस फ्यूम की वजह से वो धुआं क्रिएट हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? स्मोक स्क्रीन्स। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके दो यूजेस हैं जो कि आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फीन। द नेक्स्ट वी गो ऑन टू हैलाइड्स ऑफ। हैलाइड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हुए, तो फटाफट से हमने इसको खत्म करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, स्ट्रक्चर्स इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। There are two halides of phosphorus. One is PCl3 and the other one is PCl5, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. जो phosphorus trichloride है उसको हम phosphorus को react करते हैं with chlorine to give 4PCl3। उसी तरह से हम PCl5 को भी
बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग phosphorus with excess of chlorine to give PCl5. ठीक है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर्स भी जब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सब कुछ डिस्कस. फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ फॉस्फीन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है, और जो PCl5 का है उसका इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है. हाइब्रिडाइजेशन sp3d स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, with two types of bond, one which is known as the equatorial bond. So इसके पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं जो एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल की तरफ को डायरेक्ट होते हैं, और 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो 90 डिग्री पे है. सो बॉन्ड एंगल्स भी 2 हो जाएंगे इस पे. तो हम बोल रहे हैं कि इसके पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उसका बॉन्ड एंगल इज हाउ मच? 120 डिग्रीज, और इसका बॉन्ड एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं तो PCl3 जो है दिस इज अ ऑयली लिक्विड. ओके, whereas जो PCl5 है इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर. ठीक है, स्टेबिलिटी जब हम करेंगे तो PCl3 ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज PCl5 जो है वो डिसोसिएट होता रहता है to give PCl3. So we are saying that PCl3 is more stable as compared to PCl5. ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो स्मेल होती है PCl3 की, that is a highly objectionable smell, और उसकी स्मेल जो है that is odorless, almost odorless. ठीक है, अब PCl5 की एक peculiar सी प्रॉपर्टी है कि it fumes in air. It fumes in air due to reaction with water. It fumes in air due to reaction with water. PCl3 ऐसी कोई भी वो नहीं बताता है. ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये PCl3 और PCl5 इसके इतनी ही इंपॉर्टेंस है. फिर भी कम टू ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के सिर्फ स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सिलेबस में है. कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रॉपर्टीज ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के और ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इन दोनों के सिर्फ स्ट्रक्चर्स जो है वही सिलेबस में, कोई भी रिएक्शंस सिलेबस में नहीं है. ठीक है, हैव 2 ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. We have 2 oxides of phosphorus. The first one that is known as phosphorus 3 oxide. मतलब कि इसमें जो phosphorus है that is in the oxidation state of +3. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? P4O6. So अगर आप phosphorus का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालोगे तो 6 2 12, 12 divided by 4 that is equal to 3. ठीक है, so it is in the +3 oxidation state over here. Now structure जब हम इसका देखते हैं कि इसमें जो हर एक phosphorus है that is present at the corner. So आपने कैसे इसका स्ट्रक्चर मेमोराइज करना है? phosphorus, oxygen, phosphorus, oxygen, phosphorus, oxygen, phosphorus, oxygen. ठीक है,
सो ये एक रिंग बना दिया हमने, राइट. एवरी फॉस्फोरस विल बी बॉन्डेड टू 3 ऑक्सीजन्स. सो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक, every phosphorus is bonded to 3 oxygens. So let's see, ये वाला phosphorus 2 के साथ है, तो एक ऑक्सीजन के साथ और बॉन्डिंग होगी इसकी, like this. उसी तरह से ये phosphorus 2 के साथ है, तो इसका आप ऊपर शो कर लो या आप नीचे शो कर लो, डज नॉट मैटर. नीचे की साइड को शो करो, ज्यादा ठीक है आई थिंक, क्योंकि फिर इसकी सिमेट्री थोड़ी ठीक रहती है. सो वी हैव राइट. क्लियर हो गया. अब ऑक्सीजन देखो कितने फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है. Each oxygen is bonded to how many phosphorus? 2. ये वाला 2 के साथ, इसके पास आओ, ये वाला भी 2 के साथ. So second इसमें क्या आएगा? Every oxygen is bonded to, ठीक है. अब वैलेंसी इसकी तीनों पूरी है, पर हर एक फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. So इसके अब जो एक बच गया, that is present as lone pair on each of the phosphorus, right? और tetrahedral structure भी हमको phosphorus का show करना है, which can be shown by dotted lines. Clear हो गया? Second जो है that is phosphorus 5 oxide. सेम बेसिक स्ट्रक्चर, इसका भी सेम. फॉस्फोरस यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? P4O10. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेम. सो लेट्स सी बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन. ठीक है. और फिर उसके बाद ये आ गया, और यहां पे जो फॉस्फोरस का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये हर एक ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाते हैं. क्लियर. और जो फॉस्फोरस का बेसिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दैट कैन बी अगेन शोन विद डॉटेड लाइंस. 1 मार्क का क्वेश्चन ये होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो इसके सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं. उसी तरह से ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के भी सिर्फ स्ट्रक्चर्स और बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या होती है एसिड की? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन एनी एसिड, वो उसकी बेसिसिटी है. सो ऑक्सा एसिड्स की बेसिसिटी और स्ट्रक्चर. ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. कौन कौन से हमने एसिड्स करने हैं? द फर्स्ट वन दैट इज फॉस्फेनिक एसिड. इसके नाम सबके याद रखने, क्योंकि एग्जामिनेशन में फॉर्मूला ना देके नाम दिया होगा. इट इज फॉस्फेनिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है. इट हैज द केमिकल फॉर्मूला H3PO2. H3PO2. सो स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं, फॉस्फोरस बॉन्डेड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन, H3PO2 कर रहे हैं ना, फॉस्फेनिक एसिड, H3, sorry,
इन दिस केस सिर्फ उसी हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है फॉस्फोरस के साथ, राइट। सो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव ही कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी? 1. Replaceable hydrogen ions, so only one can be replaced over here, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1. Second is orthophosphorus acid or phosphoric acid. Phosphoric acid. It has the formula H3PO3. ठीक है, so structure हम इसका देखें तो P double bond O H OH and OH, right? So we have 1, 2, 3 hydrogens, 3 oxygens and 1 phosphorus. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए बेसिसिटी कितनी होगी? 2. Basicity is going to be 2. Then the third one is orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid. It has the formula H3PO4. So when we look at the structure, तो structure क्या आएगा? Phosphorus, OH, OH, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे इसमें से? 3. So what is going to be the basicity? 3. ये कॉमन एसिड्स है जो कि जनरली यूज होते हैं. द फर्स्ट वन फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक. इसके अलावा एक एसिड और है जो कि मतलब हम लोग को ज्यादा पता नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन एसिड. उसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7. क्या फॉर्मूला बताया मैंने? H4P2O7. अब इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है सेंटर में, ठीक है. सो वी हैव फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस. गिनो जरा हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन 1, 2, 3 and 4 और ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. कितने हाइड्रोजन्स हम रिप्लेस कर सकते हैं? 4. ठीक है. So because we can replace 4 hydrogens, तो basicity क्या हो गई? 4. It is going to be 4. Clear हो गया? So with this today we finish our group 15. Anomalous behavior of nitrogen we have already done. कि नाइट्रोजन बाकी सबसे anomalous behavior show करता है because of what? Smallest size, high ionization energy, high electron negativity and absence of negative orbitals. Tomorrow we are going to start with group 16, Monday.